हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रियम्बल के बारे में समझते हैं कि आखिरकार प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल बेसिकली इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस कह सकते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। एन ए पालखीवाला जो एक एमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ था। और जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, उसमें उसके ऊपर बेस्ड है। जो भी आइडियल्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखे गए थे, जो कि सभी ने कंसेंसस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किए थे, वो सारे आइडियल्स प्रियम्बल में देखने को हमें मिलते हैं। प्रियम्बल के टेक्स्ट को देखते हैं, जो है ऐसे: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अगर हम प्रियम्बल को ध्यान से देखें तो हम इससे चार कंपोनेंट ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें पहला क्या है कि इससे सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पता चलती है। वो पहली लाइन से ही पता चलती, जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो कोई और नहीं, हम ही लोग हैं इंडिया के। ठीक। सेकंड, नेचर पता चलता है इससे इंडियन स्टेट का, वो कैसे है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन है। कि मतलब इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसके ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पता चलता है इससे ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में एक प्रियम्बल में डेट ऑफ एडॉप्शन दी गई है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। तो ये बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, 4 कंपोनेंट्स कह सकते हैं प्रियम्बल के। अब जो कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में, उनको समझते हैं, जिसमें पहला है सोवरन। तो सोवरन का मतलब सिंपल ये है कि इंडिया एज अ कंट्री अब ना तो किसी पे डिपेंड है, ना ही किसी और कंट्री का डोमिनियन है। मतलब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, सोवरन है सारे अपने फंक्शन में, चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो। कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं है और हम फ्री हैं अपने कोई भी अफेयर कंडक्ट करने में। किसी और कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर नहीं होगा। ये है बेसिकली कि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है। अब जो सोशलिस्ट वर्ल्ड था, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 42nd अमेंडमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उससे ऐड किया गया था प्रियम्बल में। अब जो इंडियन ब्रांड है सोशलिज्म का, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ये बेसिकली इसमें क्या है, ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात है कि स्टेट ही सारी इकोनॉमी को देखेगा, और एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने की बात होती है मार्क्सिज्म सोशलिज्म में, जो इंडिया में फॉलो नहीं होता। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई है कि यहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। ऐसा नहीं कि केवल और केवल पब्लिक ही करेगा। ठीक है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। और जो इंडियन सोशलिज्म है, इसलिए हम ब्लेंड कहते हैं मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म का। हमारे यहाँ थोड़ा मार्क्सिज्म सोशलिज्म भी है, जैसे हमने देखा था इनिशियल जब इंडिपेंडेंस के बाद हमने लैंड रिफॉर्म किए थे, जिसमें हमने क्या हुआ था, कई सारे जो लैंड ओनर थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनकी ज़मीन को गवर्नमेंट ने उनसे लेके, और कई सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर, उनको दी थी। तो कहीं ना कहीं हमने भी उस टाइम मार्क्सिज्म सोशलिज्म को फॉलो किया था। बट जो बेसिकली हमारा सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म है। ठीक। और इसलिए ब्लेंड कह सकते हैं दोनों का लास्ट में। जो प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड था, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में तो नहीं था, इसको भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही जोड़ा गया था। बट ये बात देखते हैं कि दो ये वर्ड बेसिकली नहीं था ओरिजिनल प्रियम्बल में, बट कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही सेकुलर
स्टेट की बात करता है, जो कि चाहे हम आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वेलिटी की बात कही गई है, आर्टिकल 15 में जिसमें प्रोहिबिशन की बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें भी देख सकते हैं कि हम रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 जिसमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है एम्प्लॉयमेंट में, उसमें भी हम सेकुलर हैं कि कोई रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 25 टू 28 तो पूरा रिलीजन की फ्रीडम के राइट हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिफाइन किया गया आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से ही सेकुलर था, बस बेसिकली हमने 42nd अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ल्ड को भी ऐड कर दिया प्रीएम्बल में अपनी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पॉजिटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म की बात करता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से डिफरेंट है, जहाँ पे नेगेटिव काइंड ऑफ सोशलिज्म सेकुलरिज्म देखा जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सभी रिलीजन्स को स्टेट से बिल्कुल बराबर का सपोर्ट मिलता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे स्टेट को कोई भी सपोर्ट रिलीजन में नहीं मिलता है। अगर रिलीजन में कोई कमी भी है तो वो भी स्टेट उसको दूर करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है कि अगर किसी रिलीजन में कोई फॉल्ट है या कोई ऐसा कस्टम है जो आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कई बार किया भी है। जैसे सबरीमाला केस में देख सकते हैं, जहाँ पे वुमेन की एंट्री को बार्ड किया गया था, तो कोर्ट ने वो भी अलाउड किया है। और भी ऐसे कई केसेस हैं। तो मतलब पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या है, सेकुलर स्टेट की बात करता है। जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, जो कि पॉपुलर सॉवरेनिटी पे बेस्ड है, यानी पीपल यहाँ पे सुप्रीम है, यानी लोगों के हाथ में सारी पावर है। बट अगर हम बेसिकली डेमोक्रेसी की बात करें तो वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं पावर को, जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह के केस में देखे जा सकते हैं। उनके पास बेसिकली 4 डिवाइस होती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, एक रेफरेंडम, एक इनिशिएटिव, एक रिकॉल और एक होता है प्लेबिसाइट। रेफरेंडम में क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है ये जहाँ पर कोई भी जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है उसको डायरेक्ट इलेक्टोरेट को रेफर किया जाता है, यानी लोगों को उनके वोट्स के लिए। जैसे कि अभी क्या हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन को जब यूके को बाहर आना था ईयू से, तो वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था जिसमें लोगों ने एग्री किया कि हाँ यूके को ईयू छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने उसको माना और लास्ट में इवेंचुअली यूके ने ईयू को छोड़ दिया। इनिशिएटिव क्या होता है, नेक्स्ट इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड है जहाँ पे पीपल प्रपोज करते हैं किसी बिल को, कि ये वो बिल प्रपोज कर रहे हैं लेजिस्लेट करने के लिए, जो उनके लेजिस्लेटर हैं, तो यानी लोग खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं लेजिस्लेशन के लिए। रिकॉल में बेसिकली क्या है कि अगर लोगों को लग रहा है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है अच्छे से, तो लोग उसको उसके टर्म के ख़त्म होने से पहले बुला सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए बन गया, तो वो 5 साल के लिए फिक्स है कि चाहे वो काम करे या ना करे, वो 5 साल के लिए फिक्स है। बट क्या है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे राइट टू रिकॉल है, वहाँ पे वो पहले भी बुला सकते हैं अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है। और प्लेबिसाइट क्या होता है, प्लेबिसाइट भी ओपिनियन ही होता है लोगों का, बट ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादातर मैटर्स में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में प्लेबिसाइट को। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि जैसे इंडिया में है, यूएसए वगैरह में है, यहाँ पे पावर जो है वो पीपल के हाथ में ही है, बट वो एक्सरसाइज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जैसे हम लोगों ने अपने एमपीज़ एमएलए वगैरह को वोट दे के पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में बिठा दिया है, अब वो लोग हमारे बिहाफ पे सारे लेजिस्लेशन लेके आएंगे, या जो भी है कंट्री के बेनिफिट के लिए सारे रिफॉर्म्स वगैरह वो लेंगे हमारे बिहाफ पे। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। कोई भी जो पॉलिटी होगी उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, मोनार्की और रिपब्लिक में। मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी जो सुप्रीम हेड है स्टेट का, वो मोनार्क होगा, या तो कोई किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है, और उनके पास हेरिडेटरी पोजीशन है, यानी एक पोजीशन ट्रांसफर होती रहेगी एक ही मेंबर्स पे फैमिली के। ये बेसिकली यूके में है। जैसे पहले क्या था, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी, अब उनके बाद उनकी डेथ के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स थर्ड बन गए हैं किंग। तो मतलब ये मोनार्की है, एक ही पावर के पास पावर रहेगी, वो हेड रहेंगे पावर में। बट रिपब्लिक में क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पे इलेक्ट होता है, ना कि सेलेक्ट होता है।
और जो हाईएस्ट ऑफिस है स्टेट का, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है। कोई भी लड़ सकता है, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है और कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। जैसे लास्ट टाइम देखा था, रामनाथ कोविंद जो पहले दलित प्रेसिडेंट थे और एट प्रेजेंट में जो आई है बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब कोई भी पहुंच सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट तक। यहाँ पे सभी के लिए ओपन है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये है रिपब्लिक कैरेक्टर को शो करता है। प्रियम्बल बेसिकली 3 टाइप के जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की। सोशल जस्टिस में क्या है कि सभी इंडिविजुअल्स को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रेस के बेस पे, रिलीजन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, सभी लोग इक्वल हैं। और इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा पीपल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, यानी हम कोई भी इकोनॉमिक के बेस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और स्टेट को ये टारगेट दिया गया है कि एलिमिनेशन करना है उन्हें इनइक्वालिटीज़ का, जो वेल्थ और इनकम और प्रॉपर्टी में देखी जा रही हैं इनइक्वालिटीज़, उनको एलिमिनेट करना है। बट अगर हम बेसिकली प्रेजेंट में देखें तो इनइक्वालिटी तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट नहीं हुई है, उल्टा बढ़ती ही जा रही है। तो इकोनॉमिक जस्टिस उस एंगल से तो फील्ड पे होता वो तो नहीं दिख रहा है। और पॉलिटिकल जस्टिस में ये है कि सभी सिटीजन्स को पॉलिटिकल राइट इक्वल हैं और सारे पॉलिटिकल ऑफिसेज भी सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, चाहे उनकी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, सभी के लिए सारे पॉलिटिकल ऑफिसेज ओपन है। लिबर्टी में क्या है कि मतलब लोगों की एक्टिविटीज़ पे कोई रोक टोक नहीं है, उनको पूरी आज़ादी है, सभी सिटीजन्स इक्वल हैं हर चीज़ में। तो प्रियम्बल 5 चीज़ों की लिबर्टी की बात करता है। थॉट यानी सोचने की, एक्सप्रेस करने की, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, कोई भी हम बिलीफ को अडॉप्ट कर सकते हैं। फेथ की और वर्शिप की। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेटिक पॉलिटी बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाए रखने के लिए, कि अगर हम अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, हमें लिबर्टी ही नहीं होगी, तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है, ना ही वो कोई डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर हम लिबर्टी है थॉट की, सोचने की, कुछ भी कहने की, तो हम कुछ भी ऐसा कह दें या कुछ भी ऐसा कर दें कि जो दूसरे को हर्ट करे, तो वो भी नहीं है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल दूसरे को हर्ट करने के लिए करें। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड हैं लिबर्टी पे, इसीलिए पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है लिबर्टी पे जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में भी डिफाइन किए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं। और प्रियम्बल बात भी करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में डिफाइन है। तो यानी सभी लोग इक्वल हैं सभी फ्रंट पे। और नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब क्या है कि ब्रदरहुड की भावना। कॉन्स्टिट्यूशन में शायद सिंगल सिटीजनशिप भी इसीलिए ही उन्होंने इंश्राइन किया था कि जिससे ब्रदरहुड की भावना बनी रहे, क्योंकि अगर हम डुअल सिटीजनशिप ले लेते तो स्टेट्स के सिटीजन्स के बीच में जो डिफरेंट स्टेट्स के सिटीजन बनते तो कहीं ना कहीं कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को तो मिलता। और एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है हर सिटीजन की कि वो हार्मोनी को प्रमोट करे और ब्रदरहुड की भावना सभी लोगों के बीच में। और जो प्रियम्बल बेसिकली 2 टाइप की फ्रेटर्निटी की बात करता है कि डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की, यानी सभी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को मेंटेन करना है, और दूसरा यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की, इसको भी मेंटेन करके रखना है। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और जो इंटीग्रिटी वर्ड था ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट से इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक के डिस्कशन से प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस का आइडिया तो अच्छे से लग गया है। और इसीलिए प्रियम्बल सिग्निफिकेंट भी बहुत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिलोसफिकल आस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस वैल्यूज़ जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ये भी प्रियम्बल में डिफाइन है। और जो KM मुंशी जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, वो प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि प्रियम्बल क्या है, हमारा होरोस्कोप है रिपब्लिक का, यानी भविष्य जैसे बता सकते हैं होरोस्कोप, वो है प्रियम्बल। हम प्रियम्बल से सारा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, सारे आइडियल्स
को प्रियम्बल्स के थ्रू जस्टिफाई किया जा सकता है। और जो पंडित ठाकुर भार्गव थे, उन्होंने प्रियम्बल को सबसे प्रीशियस पार्ट कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने कहा था कि ये जो है की है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के माइंड के भी, कि इससे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनके माइंड को डिकोड कर सकते हैं प्रियम्बल के थ्रू। और ये ज्वेल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये यहीं से हमें इम्पॉर्टेंस पता चलती है प्रियम्बल की, इन कमेंट्स से जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स ने खुद किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो कंट्रोवर्सी प्रियम्बल से जुड़ी हुई है वो ये है कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि प्रियम्बल क्या हुआ था, जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो उसके बाद ऐड किया गया था लास्ट में। तो इसी से कंट्रोवर्सी है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं। तो बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिग्निफिकेंस तो प्रियम्बल की रिकॉग्नाइज्ड की कि प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है, बट उन्होंने रूलिंग ये दी इस केस में कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। बट केशवानंदा भारती केस में, जो कि हिस्टोरिकल और लैंडमार्क केस है इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर इंटरप्रिटेशन को ओवरटर्न किया, चेंज किया और ये रूल किया कि प्रियम्बल जो है बिल्कुल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और यही ओपिनियन उन्होंने LIC ऑफ इंडिया केस में भी दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रियम्बल बिल्कुल भैया एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, बट वही कंडीशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में ही डिफाइन किया था, उसको अमेंड किए बिना, उसको छेड़े बिना प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। तो प्रियम्बल आज तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, जो कि 42nd अमेंडमेंट से हुआ था 1976 में, और इसके बाद आज तक कोई भी अमेंडमेंट प्रियम्बल में नहीं देखा गया है, ना ही कोई हुआ है आज तक। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अपना कोई भी फीडबैक हो वो ज़रूर कमेंट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फीडबैक ज़रूर देना, जिससे और भी इंकरेजमेंट भी मिलेगा और इम्प्रूव करने में जहाँ पे कमियां हैं उनको दूर करने में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।